नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे ग्रह को राख कर सकती है। मार्च 2026, तारीखें बदल रही हैं लेकिन युद्ध के मोर्चे बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन में रूस का 5वां साल शुरू हो गया है। मध्य पूर्व में ईरान बनाम इजराइल अमेरिका की सीधी जंग और अब दक्षिण चीन सागर में चीन की वो हलचल जिसने जापान से लेकर वियतनाम तक की नींद उड़ा दी है। क्या चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान को निगलने वाला है? क्या अमेरिका की दो तरफा घेराबंदी चीन के लिए फायदेमंद या फिर कहिए गोल्डन चांस बन गई है? आज हम इस पेचीदा सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम इस पेचीदा जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े। एक रिपोर्ट देखिए। वैश्विक युद्ध के 3 दहकते मोर्चे। मोर्चा 1, यूक्रेन में रूस का 5 साल से जारी भीषण हमला। मोर्चा 2, ईरान इजराइल युद्ध, खर्क द्वीप और हॉर्मुज की घेराबंदी। मोर्चा 3, दक्षिण चीन सागर में चीन की मैरीटाइम मिलिशिया का जमावड़ा। ट्रिगर, तेल की कीमतें $100 के पार, दुनिया में ऊर्जा का हाहाकार। दुनिया के नक्शे को देखिए, 3 तरफ से बारूद सुलग रहा है। यूक्रेन में रूस 5वें साल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि अब वो और भी आक्रामक हो गया है। उधर मध्य पूर्व में आग लगी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े तेल केंद्र खर्क द्वीप को निशाना बनाया, जिससे चीन को होने वाली तेल सप्लाई ठप हो गई। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल नस को दबा दिया है। नतीजा, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू गई है। लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। जब अमेरिका का पूरा ध्यान ईरान और रूस पर टिका है, तब ड्रैगन यानी चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी चालें तेज कर दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तीनों संघर्ष अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर रूस किसी नाटो देश पर हाथ डालता है या चीन ताइवान की ओर कदम बढ़ाता है, तो 1945 के बाद यह सबसे भीषण तबाही होगी। 13 मार्च की घटना हजारों चीनी नौकाओं की असामान्य गतिविधि, ज्यामितीय आकार, समुद्र में एल और आयताकार कतारें, 300 से 400 किलोमीटर तक फैलाव, बिना मिलिट्री कमान के ऐसा अनुशासन असंभव। मकसद, क्या यह ताइवान की समुद्री नाकेबंदी का रिहर्सल है? दक्षिण चीन सागर से जो तस्वीरें और डेटा आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। 13 मार्च को हजारों चीनी नावें पूर्वी चीन सागर में देखी गई। ये साधारण मछुआरे नहीं है, बल्कि चीन की मैरीटाइम मिलिशिया है, यानी वो सैनिक जो मछुआरों के वेश में रहते हैं। समंदर में इन्होंने 400 किलोमीटर लंबी कतारें बनाई। खराब मौसम और तेज हवाओं के बीच इन नावों का एक दूसरे से सटीक दूरी बनाए रखना बताता है कि इन्हें बीजिंग से सीधा मिलिट्री ऑर्डर मिल रहा है। इसे ग्रे जोन स्ट्रेटजी कहते हैं, यानी बिना युद्ध घोषित किए दुश्मन को घेर लेना। उधर अमेरिका ने इस इलाके से अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और विमान वाहक पोत हटाकर ईरान की ओर भेज दिए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में पैदा हुआ यह सिक्योरिटी वैक्यूम चीन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्या चीन इसी ताक में था कि कब अमेरिका कमजोर पड़े और वो ताइवान पर झपट्टा मारे? ट्रंप की यात्रा। मार्च के अंत में डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा प्रस्तावित। ऊर्जा संकट, ईरान से आने वाला 13% तेल युद्ध के कारण खतरे में। रणनीतिक भंडार, चीन के पास 6 महीने का तेल बैकअप मौजूद। खामोशी का राज, ताइवान बॉर्डर पर चीनी जेट्स की घुसपैठ अचानक कम हुई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सस्पेंस है। एक तरफ चीन की नौकाएं समुद्र में युद्धाभ्यास कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ताइवान के आसमान में चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ हाल के वर्षों में सबसे कम हो गई है। आखिर क्यों? विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे 2 वजहें हो सकती हैं। पहली, मार्च के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने वाले हैं। शी जिनपिंग चाहते हैं कि बातचीत से पहले माहौल गर्म न हो, ताकि वो ट्रेड और तकनीक पर कुछ डील कर सकें। दूसरी वजह है तेल। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान और वेनेजुएला पर निर्भर है। अमेरिका ने इन दोनों देशों की घेराबंदी कर दी है। अगर चीन आज युद्ध शुरू करता है तो उसे लंबे समय तक तेल की जरूरत होगी। हालांकि चीन के पास 1.4 अरब बैरल का स्टॉक है, जो 6 महीने तक चल सकता है।
लेकिन क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेगा? यह खामोशी शायद तूफान से पहले की शांति है। इतिहास 1958 में जब अमेरिका लेबनान में था, तब माओ ने ताइवान पर हमला किया था। फंदा रणनीति। माओ ने अमेरिका को 2 फंदों लेबनान और ताइवान में फंसाया था। आज का हाल अमेरिका फिर से मध्य पूर्व ईरान के फंदे में फंसा हुआ है। बड़ा अंतर, चीन की सेना के अंदर चल रही है बड़ी सफाई। इतिहास खुद को दोहराता है। 1958 में जब अमेरिकी सेना लेबनान में व्यस्त थी, तब चीनी नेता माओ त्से-तुंग ने ताइवान के द्वीपों पर गोले बरसाए थे। आज फिर वही स्थिति है। अमेरिका ईरान के दलदल में धंसता जा रहा है, लेकिन 2026 का चीन 1958 जैसा नहीं है। शी जिनपिंग ने अपनी ही सेना के अंदर एक शुद्धिकरण अभियान चला रखा है। 2022 से अब तक 100 से ज्यादा बड़े सैन्य अफसर हटाए जा चुके हैं। यहाँ तक कि ताइवान रणनीति बनाने वाले जनरल हे वेइडोंग को भी हटा दिया गया है। जानकारों का कहना है कि चीन की सेना इस वक्त अंदरूनी बदलावों से गुजर रही है। इसके अलावा ईरान में चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B का प्रदर्शन अमेरिकी मिसाइलों के सामने टिका रहा है। इससे बीजिंग के आत्मविश्वास को चोट पहुंची है। क्या चीन अपनी अधूरी तैयारी के साथ ताइवान पर हाथ डालेगा, या फिर वो दुनिया को धोखा देने के लिए यह सस्पेंस बनाए हुए है? नाटो बनाम रूस। अगर पोलैंड या बाल्टिक देशों पर हमला हुआ, समुद्री टक्कर, दक्षिण चीन सागर में जहाजों की टक्कर बन सकती है बहाना। साम्राज्यवादी चीन की फिक्र रही है, धैर्य से इंतजार करना और फिर अचानक हमला करना। दक्षिण चीन सागर में जापान, वियतनाम और फिलीपींस पहले से ही डरे हुए हैं। चीन का असली लक्ष्य सिर्फ ताइवान नहीं, बल्कि पूरे एशिया पर अपनी बादशाहत कायम करना है। अगर अमेरिका ईरान युद्ध में और ज्यादा उलझा, तो चीन अपनी हजारों नौकाओं के जरिए ताइवान की सप्लाई लाइन काट सकता है। यहीं से शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। एक तरफ रूस यूरोप को दहलाएगा, दूसरी तरफ ईरान मध्य पूर्व में तबाही मचाएगा और चीन एशिया का नक्शा बदलने की कोशिश करेगा। विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि दुनिया इस वक्त एक नाजुक संतुलन पर टिकी है। कोई भी एक मिसकैलकुलेशन यानी गलत फैसला क्षेत्रीय जंग को वैश्विक महाविनाश में बदल देगा। बीजिंग का बढ़ता सैन्य बजट और परमाणु हथियारों का विस्तार इसी ओर इशारा कर रहा है कि वह किसी बड़े धमाके की तैयारी में है। यूक्रेन बारूद का ढेर, ईरान तेल का संकट, ताइवान तीसरा और अंतिम मोर्चा। सावधानी, एक छोटी सी गलती और शुरू हो जाएगा महायुद्ध। अंत में सवाल यही है, क्या हम 1939 वाली स्थिति में वापस लौट आए? मार्च 2026 का यह मंजर बता रहा है कि महाशक्तियां अब बातचीत की बजाय हथियारों की भाषा बोल रही हैं। चीन अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट को देखते हुए शायद संभल कर चल रहा हो, लेकिन उसकी साम्राज्यवादी भूख को कम आंकना दुनिया की सबसे बड़ी भूल होगी। हजारों जहाजों का वो रहस्यमयी घेरा सिर्फ मछली पकड़ने के लिए नहीं था, वो दुनिया की शक्ति को भांपने का एक टेस्ट था। अगर अमेरिका 2 मोर्चों पर फेल हुआ, तो चीन को ताइवान पर झंडा फहराने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जिस दिन ताइवान पर पहली गोली चलेगी, समझ लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और ऐसे में अब जरूरी हो जाता है ये जानना कि क्या सचमुच चीन ऐसा कर सकता है। और चीन की जो नीतियां रही हैं उससे बहुत ज्यादा इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन इस तरह की नीति अपने लिए, अपने हित के लिए अपना सकता है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं, इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट, इसके अलावा कर्नल JS सोढ़ी सर भी जुड़ गए, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर, और बहुत शुक्रिया भी अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, मैं आप ही के पास आना चाह रही हूं। अगर इस पूरे सिचुएशन को देखा जाए, चीन और उसकी जो विस्तारवादी नीति है उससे दुनिया वाकिफ है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है इसमें चीन इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन को लग रहा है कि अभी अमेरिका यूक्रेन में फंसा हुआ है, अमेरिका गजा युद्ध में फंसा हुआ है इजराइल की तरफ से, अमेरिका अब ईरान के युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो काफी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो PLA के एडवाइजर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एडवाइजर्स हैं, उनको लग रहा है कि ये शायद एक अच्छा मौका है जब चीन का ध्यान तो पूरी तरह से ताइवान की तरफ केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका दूसरी जगह पर बिजी है। लेकिन सवाल ये भी है कि चीन के जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने आकलन किया है कि अगर चीन ताइवान पर फौजी तौर पर हमला करके ताइवान को गपचियाने की कोशिश करता है,
तो अमेरिका तुरंत चीन के ऊपर 400 से ज्यादा सैंक्शन लगा देगा। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का जो व्यापार है चीन के साथ, जो कि अभी $500 बिलियन का है, वो कोलैप्स हो जाएगा। चीन का जो व्यापार ताइवान के साथ है करीबन 270 बिलियन हर साल, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो शायद चीन अभी कदम फूक फूक कर रखना चाहता है। मैं ऐसे अंदाजा दे दूं कि भारत और चीन का व्यापार करीबन 160 बिलियन है। तो ऐसे में चीन का व्यापार अगर ताइवान के साथ 270 बिलियन है और चीन का व्यापार अमेरिका के साथ $500 बिलियन है, तो चीन अभी किसी भी तरह की आर्थिक झमेलों में नहीं फंसना चाहेगा। जी ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा, मेरे साथ जया सोढ़ी सर भी है। सोढ़ी सर, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरी बात ये है सर कि चीन की जो नीति रही है ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं है कि वो मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। हालांकि ये बात अमेरिका भी बहुत बेहतर तरीके से जानता है, भले ही वो तमाम मोर्चों पर लड़ रहा है, लेकिन उसकी नजर चीन पर हमेशा रही है और इस बार भी होगी। जय हिंद खुशबू जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले साल 23 दिसंबर को अमेरिका की सेना मुख्यालय पेंटागन ने अपनी सांसद यूएस कांग्रेस को चीन के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें साफ लिखा है कि 2027 के अंत में चीन ताइवान के लिए हमला करेगा और चीन पूरी तरह तैयार है ताइवान के हमले के लिए। और अब 28 फरवरी को जो ईरान का युद्ध शुरू हुआ है, तो दो देश बड़े खुश हैं ईरान के युद्ध से, एक है रूस और एक है चीन। क्योंकि जो जो अमेरिका अपनी मिसाइल दाग रहा है ईरान पे, उससे खुशी चीन और रूस को मिल रही है, क्योंकि उसका मतलब है कि वो मिसाइल जो ईरान पे दागी जा रही है, एक मिसाइल यूक्रेन के लिए और एक मिसाइल ताइवान के रक्षा के लिए कम हो रही है। तो जहां तक चीन की बात है, चीन के लिए बहुत सुनहरा मौका है। जिस तरह से मिसाइल्स बनाने की जो गति है वो धीमी होती है। अमेरिका अपना जखीरा पूरा ईरान में खत्म कर रहा है। अमेरिका के जो ऊंचे जनरल्स हैं, उन्हें बड़ी बात की चिंता है कि अगर हम अपना सारा मिसाइलों का जखीरा ईरान पे ही बर्बाद कर देंगे, तो जब ताइवान की बारी आएगी बचाने की, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात इसलिए नहीं समझ आ रही क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दिल के अंदर एक चीज बांध ली थी जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीते थे, कि वो चीन के साथ कोई सैनिक झड़प में हिस्सा नहीं लेंगे। पिछले साल 4 दिसंबर को अमेरिका ने जब अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 रिपोर्ट सार्वजनिक की, उसमें साफ लिखा है कि अमेरिका का दुश्मन ना रूस है ना चीन है, तीनों महाशक्तियों के अपने अपने इलाके हैं या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। और ये तीनों महाशक्तियां एक दूसरे के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगी, कोई सैनिक कार्रवाई एक दूसरे अगेंस्ट नहीं करेंगी। तो खुशबू जी, ये तो निश्चित है कि चीन ताइवान पे हमला करेगा। ये भी निश्चित है कि अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आएगा नहीं। अगर हम देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ताइवान एक उपहार के तौर पे गिफ्ट कर दिया है, जो कि दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। ठीक है। अच्छा यूके देवनाथ सर, एक बात ये भी समझाइए, जो अभी की पूरी करंट सिचुएशन है, जो हम देख रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को जो बंद कर देने की बात ईरान की तरफ से आई है, और ये पूरा जो सिनेरियो है युद्ध का, चीन अभी फिलहाल किसी भी युद्ध में डायरेक्ट नहीं है। उसको ये पता होता है कि किसी मौके का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका जैसी विश्व शक्ति अगर उलझी हुई है तो इस मौके का फायदा चीन पूरी तरह से उठाना चाहेगा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्ट किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़े अमेरिका के। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। ऐसे में जो चाइना है उसके पास क्या क्या विकल्प बच जाता है, वो किस किस को साथ लेकर अपनी जो विस्तारवादी नीति है उसको पूरे करने की कोशिश कर सकता है। खुशबू जी, जैसा कि कर्नल सोदी ने कहा, एकदम सही कहा। चीन हर कदम फूक फूक कर रख रहा है। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और जो चाइनीज पोलिट ब्यूरो है, उन्होंने एक वॉर गेमिंग की है कि अगर चाइना अपनी फौज को, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मेरीन कोर को ताइवान पर छोड़ दे, तो अमेरिका क्या करेगा। आकलन नंबर यह है कि अमेरिका डायरेक्ट चीन पर हमला नहीं करेगा। दूसरी बात, अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी फौजी जमावड़ा जो है वो जापान में ओकिनावा में रखा हुआ है, और इसी तरह से दक्षिण कोरिया के बुसान में भी अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स और नेवी का जमावड़ा किया हुआ है। फिलीपींस में अमेरिका ने 4 बेसेस खोले हुए हैं, जहां
दो बेसेस आर्मी के हैं, एक एयरफोर्स का है और एक यूएस नेवी ऑपरेट करती है फिलीपींस में। तो होगा ये कि अमेरिका ओकिनावा में जो अपनी फ्लीट है, दक्षिण कोरिया के पुजान में जो फ्लीट है, और जो फिलीपींस में अपनी बेसेस हैं, उससे वो ताइवान से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर रहते हुए ईस्ट चाइना सी का ब्लॉकेट कर देगा, साउथ चाइना सी का ब्लॉकेट कर देगा 1000 किलोमीटर दूरी से। एक और आकलन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पोलिट ब्यूरो का ये है कि अगर युद्ध में चीन सीधा ताइवान पर हमला करता है, तो यूएस नेवी जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका को चाइनीज कमर्शियल शिपिंग और चाइनीज जो टैंकर्स क्रूड लेके जाते हैं उनके लिए बंद कर देगा। जी। और इसी तरह से उत्तरी अरब सागर में भी जहां अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोल रहे हैं, वहां पर भी वो चाइनीज शिप्स को दबा देगा। हम्म। तो अभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पोलिट ब्यूरो ये सोच रही हैं कि अगर यूएसए ने स्ट्रेट ऑफ मलाका को बंद कर दिया, स्ट्रेट ऑफ मलाका को बंद करने के बाद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया चाइनीज शिप के लिए, तो चीन अपना कच्चा तेल कहां से लाएगा? इसका जवाब मिलते ही शायद चीन अगला कदम ले सकता है। तब तक चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा जयेश सोडी सर, देखिए एक बात ये भी समझने वाली है कि ये जो युद्ध हो रहा है अभी अलग अलग मुहाने पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर तमाम देशों पर पड़ता है इसका, हम इसको जानते भी हैं और समझते भी हैं। अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो चाइना के लिए ये जो युद्ध है ये कितना ज्यादा असर दे रहा है, खास करके ये जो ईरान वाला शुरू है? क्योंकि देखिए ईरान छद्म युद्ध चीन हमेशा से लड़ता रहा है सर, हथियारों की हमें पता है कि ईरान को सप्लाई कर रहा है, तभी ईरान जो है वो इतने दिनों तक टिक पाया है, चाहे वो मदद रूस की तरफ से हो रही हो, चाइना की तरफ से हो रही हो या फिर उत्तरी कोरिया की तरफ से हो रही हो। चाइना की जो भूमिका रही है उसे हम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। नुकसान कितना चाइना को हो सकता है इस युद्ध के दरमियान, क्या उसका आकलन चाइना ने कर लिया और उसकी क्या रणनीति ताइवान को लेकर आने वाले समय में है? खुशबू जी, चीन का 13% तेल ईरान से आता है। हाँ। लेकिन चीन ने 6 महीने के लिए अपने तेल के स्टॉक्स पहले ही पूरी तरह रखे हुए हैं, जिसे फौजी भाषा में वॉर वेस्टेड रिजर्व कहते हैं। पूरे ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व चीन के पास हमेशा 6 महीने के तैयार होते हैं। और अगर हम देखें, जब से ये ईरान युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से कई तेल के टैंकर हैं, पानी के जहाज हैं, जो कि चीन की तरफ जाते हुए दिख गए हैं। और जिस तरह से ईरान ने शुरू में बोला कि रूस और चीन के मर्चेंट नेवी शिप्स के लिए, ऑयल टैंकर्स के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है, बाद में उसने सारे देशों के लिए खोल दिया एक्सेप्ट अमेरिका और इजराइल के लिए। तो चीन को तो शुरू से कोई तेल की किल्लत नहीं हुई, पहली बात। उसके बाद रिजर्व बहुत है, और दूसरा उसके बाद जिस तरह से उसने मैनेज किया। जहां तक चीन की बात है, इस युद्ध से और कोई इफेक्ट आने की, आज दुनिया का 37% मैन्युफैक्चरिंग चीन के पास होती है। चीन को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यह बहुत आसान होगा कहना कि अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा देगा, ये लगा देगा, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका अगर चीन पर प्रतिबंध लगाएगा, पहले कहर अमेरिकी नागरिकों को पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में रोज चीन से 3000 टैंकर का बिजनेस जाता है। 3000 जो ये होते हैं, कार्गो के टैंकर होते हैं। तो इतने बड़े तादाद कंटेनर, 3000 कंटेनर जाते हैं चीन से अमेरिका रोज। तो इतने बड़े तादाद में जो चीन अमेरिका को बिजनेस भेजता है, अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो सबसे पहले दिक्कत अमेरिकी नागरिकों को आएगी। हमने देखा किस तरह से जब ये ईरान का युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, तो सुबेरे अमेरिका के कई शहरों में तेल की कीमत $1.65 प्रति गैलन थी, जो कि 2 दिन के युद्ध के अंदर $5 तक पहुंच गई। तो अमेरिका अगर प्रतिबंध लगाता भी है तो वो अपने लिए प्रॉब्लम करेगा। जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिका जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हो, चीन के साथ कोई सैनिक झड़प में नहीं आएंगे। तो चीन के ऊपर ये जो ईरान का युद्ध हो रहा है, ना उन्हें कोई तेल की कमी है, 37% मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का वैसी होता है। सबसे बड़ी चीज जी, चीन के पास रेयर अर्थ दुनिया का 90% है। यानी कि अगर चीन अपनी मिसाइल बनाने की स्पीड को भी तेज कर दे तो उसके लिए फायदेमंद होगा, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है अमेरिका के लिए। जब से 1 अक्टूबर को चीन ने रेयर अर्थ पे प्रतिबंध लगाए या उसको कंट्रोल किया है, अमेरिका में मिसाइल बनाने का जो गति है वो धीमी हो गई है।
ओवरऑल मेरे को लगता है इस ईरान युद्ध से चीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। चीन अपनी ताइवान की तैयारी में पूरी तरह जुटा हुआ है। ठीक है, मैं आती हूँ सर। अच्छा, यूके देवनाथ सर, देखिए एक बात तो तय है कि चाइना को ये बहुत बेहतर तरीके से पता होता है कि उसका अगला कदम क्या होगा, उसका जो मेजरमेंट है वो भी बिल्कुल क्लियर होता है। क्या इस बार भी माना जाए कि ये तमाम युद्ध चलते रहेंगे लेकिन इसी बीच चीन अपना जो हित है वो साधने की कोशिश करेगा? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यूके देवनाथ सर ये भी मेरा आपसे कि भारत इस पूरे सिचुएशन को कैसे देख रहा है? खुशबू जी, भारत की बात अगर हम करें तो भारत ने अ, चीन की जो मेनलैंड सरकार है, शी जिनपिंग की सरकार है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे पर्दे के सामने यही कहा है कि भारत जो है एटलीस्ट कहने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर एम्बेसी टू एम्बेसडी फॉरेन पॉलिसी के तहत वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्निशन करता है। यानी भारत सीधा ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा नहीं देता है। इससे शी जिनपिंग खुश है। दूसरी चीज है कि चीन जो है क्या वो ताइवान की तरफ मिलिट्री तौर पे बढ़ेगा? देखिए, शी जिनपिंग की जो पॉलिसी है वो कई तरीके से ऐसे है कि वो ताइवान के साथ जो उनका व्यापार है, ट्रेड का आदान प्रदान है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, और ताइवान के लोगों को जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनको आस्ते आस्ते वो अपने लिए ठीक बेंड है, करना चाहता है। ठीक है सर, होता लगातार इस क्या पर है? हम आगे भी बातचीत करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर आपका भी। जय सोढ़ी सर।